हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का 2025 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए आप लोग का देखा जाए तो PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो है ये भी आपका कंप्लीट हो रहा है एक तरह से, और इम्पोर्टेंट तो है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, सल्फाइड आयन आपके पास H2- है, इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, आपको वो बताना है। तो समझना मेरी बात, यहाँ पे सबसे पहले बात तो सल्फर है, तो बेसिकली एस का मतलब तो सल्फर होता है, और सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो अगर 16 का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो पहला सेल में K सेल में 2 जाएगा, L सेल में 8 जाएगा, 10 हो गया और 6 बचा, यानी कि KLM M में आपका सिर्फ 6 जाएगा। तो बोलेगा सर 6 तो ऑप्शन में है नहीं, रहेगा भी कैसे, क्योंकि हमको S का नहीं निकालना है, S- का निकालना, S2- का निकालना है। 2- मतलब दो गो नेगेटिव चार्ज है इस सल्फर में, इसलिए तो ये सल्फाइड आयन बना है ना। और दो गो माइनस चार्ज का मतलब है कि इसमें दो गो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, यानी कि 16 नहीं, इसमें और 2 आ गया, यानी कि टोटल 18 इसका टोटल इलेक्ट्रॉन बन गया है। तो अब इसको करोगे तो 2 8 और लास्ट सेल में 6 नहीं जाएगा और 2 जाएगा, यानी कि 6 2 8, यानी कि लास्ट सेल में क्या जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि आपके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही अगर मान लो अगर इन केस अगर ऐसा पूछता S2+ अगर पूछता, जो कि होता नहीं, अगर मान लो हो जाए किसी तरह से, या फिर मान लो अगर पूछ दे, तब इस केस में क्या होगा कि प्लस जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तब आपका जो 6 था 6 का घट के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिस प्रकार से प्रश्न रहेगा। अच्छा, जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है वो होती है, तो देखो 1 होती है तो वो धातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है। अगर धनात्मक हुआ, अगर +1 का चार्ज हुआ, यानी +1 अगर संयोजकता हुई तो वो नो डाउट धातु होगा, और अगर -1 हुआ तो वो अधातु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते लिया कि इनमें से कौन आयनिक यौगिक है, तो बहुत बच्चा HCl मार देता है, जो कि गलत हो जाए, क्योंकि ये आयनिक यौगिक नहीं है, यह संयोजक यौगिक होता है। परंतु KCl जो होता है ये K+ और Cl- में टूटता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है, तो याद रखना सोडियम पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो Na2O2 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर B में आपको दिख रहा है। और याद रखना ये पीले रंग का होता है, जो सोडियम पेरोक्साइड जो होता है वही पीले रंग का होता है। इसका फॉर्मूला Na2O3 होता है, O2 होता है, सॉरी O3 नहीं होता है। अच्छा, इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय संयोजकता बंद होता है, तो याद रखना जल में होता है। लिखा कि कार्बन यौगिक एक महत्वपूर्ण घटक सदस्य है। तो ये ग्रुप समूह का, यानी कि जब आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे करके देखोगे तो ये 14 नंबर पे जो आपका समूह आएगा, जो ग्रुप आएगा, उसका मेंबर होता है। और अगर मैं पीरियड की बात करूं, मैं अगर आवर्त की बात करूं, तो ये दूसरे नंबर के आवर्त पर आता है। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है कि निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, तो सबको पता है फास्फोरस का है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं फास्फोरस का, तो जो फास्फोरस होता है बेसिकली इसका 15 होता है, कितना होता है, 15 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 5 होता है। 5 देख लो सबसे ज्यादा है, बाकी सबसे आप लोग देख लो कंपेयर करके। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। लेकिन इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक है, तो समझना जो आपका आवर्त सारणी होता है उसमें अगर आप लोग बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो जो परमाणु त्रिज्या होती है, याद रखना वो घटती है। क्या होता है, घटती है, यानी कि इस तरफ में जो सबसे पहले तरफ जो ग्रुप के तरफ होगा उसका परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। आप समझना, साथ ही साथ जो आपका आवर्त सारणी उसमें अगर ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो जो आपके पास परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ता है, क्योंकि उसमें देखा जाए तो सेल की संख्या बढ़ती जाती है, यानी ऊपर से नीचे तो बढ़ेगी और इधर बाएं से दाएं जाओगे तो घटेगी। आप समझना, जो आपके पास सोडियम और जो मैग्नीशियम होता है ना, ये देखा जाए तो पहले ग्रुप का और थर्ड
पीरियड का ये आपका मेंबर होता है जो कि सबसे पहला नंबर पे आता है। सोडियम के बाद आपका पता है कि मैग्नीशियम होता है। उसी प्रकार से अगर आप लोग पीरियड पे आ जाओगे तो देखोगे कि इसके नीचे में आपको सोडियम के जस्ट नीचे आपको पोटेशियम मिलेगा और मैग्नीशियम के जस्ट नीचे आपको कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि सोडियम से मैग्नीशियम, पोटेशियम से कैल्शियम क्यों। देखो तो सोडियम से मैग्नीशियम का कम होगा क्योंकि ये बाएं तरफ है, बाएं से दाएं तरफ है, बाएं से दाएं जाने पर आपका क्या होता है, घटता है। उसी प्रकार से पोटेशियम से कैल्शियम का होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा वो तो सोडियम का होगा या तो पोटेशियम का होगा। अब बताओ सोडियम और पोटेशियम में किसका होगा ज्यादा, तो बोला था ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगा, यानी फाइनली पोटेशियम का सबसे बड़ा आकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में चमक रहा है। अच्छा, एल्केन का सामान्य सूत्र है, एक होता है एल्केन, एक होता है आपके पास एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में चमक रहा होगा। और एक होता है आपके पास एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। और एक लास्ट में होता है एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसका फॉर्मूला CnH2n होता है। दोस्तों याद रखना, और जो एल्कीन और एल्काइन है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड को हम लोग CHO बोलते हैं, OH देखा जाए अल्कोहल को बोलते हैं, O जो है ये ईथर का होता है, और जो आपके पास COOH जो होता है ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, याद रख लीजिएगा सब। CO अगर रहे तो ये बेसिकली कीटोन का होता है। चलिए अच्छा, एल्किन जाना जाता है, तो एल्किन को ही हम लोग ओलिफिन भी बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, सबको पता है बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है, इसी से एल्युमिनियम ज्यादा प्राप्त होता है। अब बताओ झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा कमेंट करके बताइएगा। यह कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिसका द्रव्यनांक उच्च होता है और यह जल में घुलनशील तत्व भी है। तो याद रखना, अगर आप लोग ऑक्सीजन को O2 को अगर आप लोग कैल्शियम के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका द्रव्यनांक जो होता है वो उच्च होता है। याद रखना उसका जो आपके पास द्रव्यनांक जो बनता है वो 842 डिग्री सेल्सियस के आसपास बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ ये जल में घुलनशील भी होता है। तो आपके पास A नंबर का ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है, तो याद रखना जो आपका सक्रियता श्रेणी है, जो कि मैंने बहुत पहले भी आपको बताया हुआ, याद करवाया हुआ है, नहीं है तो क्लास 10 में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, तो उसको देखोगे तभी पता चलेगा आपको इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, उसको आपको तांबा से रिएक्ट कराना, तो पता है कि जो सोडियम होता है वो तांबा से अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि सोडियम को तांबा उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि तांबा यहाँ पे वीक है, इसीलिए ये तो देगा नहीं विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि एल्युमिनियम वीक है मैग्नीशियम से, इसलिए इसको भी हटा नहीं पाएगा। उसी प्रकार से चांदी भी फेरस से वीक है, तो ये भी नहीं हटा पाएगा। परंतु बाबू यहाँ 4 नंबर का ऑप्शन में देखो, 4 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है AgNO3 का घोल और तांबा धातु। देखो तांबा जो होता है वो Ag यानी कि जो आपके पास चांदी होता है उससे अधिक रिएक्टिव है, तो आराम से ये तांबा को उसके नाइट्रेट से हटा देगा और जाके खुद उसके यौगिक में बैठ जाएगा और चांदी को भगा देगा, यानी कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाता है, सर उसी को हम लोग समवयता बोलते हैं। बोले सर ऑप्शन में तो है नहीं, तो बाबू कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, समवयता को ही हम लोग आइसोमर बोलते हैं या आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। देखो समवय को बुलाता है आइसोमर, समवयता को बुलाता है आइसोमेरिज्म, जो भी ऑप्शन मेरे उसके हिसाब से मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है। यहाँ पे एक यौगिक दिया हुआ है CH3OC2H5, अभी मैंने बताया था जहाँ O दिख जाए वो ईथर होता है। तो आप भाई साहब आपके पास आगे देख लो, आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ईथ का होता है, तो यहाँ पे ईथ ऑक्सी मिथेन हो जाएगा, ऑक्सी लगता है ईथर में, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे यौगिक जो योगशील प्रक्रिया में भाग लेता है वो है, योगशील प्रतिक्रिया का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन। याद रखना, एडिशन रिएक्शन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही भाग लेते हैं और असंतृप्त में दो आते हैं, एक होता है एल्कीन जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है, जिसमें CnH2n आपका होता है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, और एक होता है आपके पास एल्काइन, क्या होता है एल्काइन होता है, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, जिसका आणविक सूत्र CnH2n-2 होता है। तो एल्कीन और अल्काइन आपको जहां दिख जाए वही योगशील प्रक्रिया में भाग लेगा। बाकी याद रख लेना जो आपके पास एल्केन होता है वो भाग नहीं लेता क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो देख लो मीथेन जो है यहाँ पे CH4, इसमें सब में देख लो इस प्रकार से 4 कार्बन लग जाएगा चारों तरफ, तो ये तो सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, ये तो एल्केन है यानी कि ये तो भाग नहीं लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से डी नंबर में देखो 3 गो कार्बन है और टोटल 8 गो हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। देख सकते हो सब कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा, कहीं भी डबल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी आपके पास एल्केन है, ये भी नहीं एडिशन रिएक्शन देगा। उसी प्रकार से ये भी नहीं देगा क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, परंतु इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन ग्रुप का समूह है, तो यही आपका योगशील प्रक्रिया देगा। अच्छा, इनमें से कौन सा विनेगर है? विनेगर का फॉर्मूला सबको पता है CH3COOH जो कि ऑप्शन नंबर 1 में चमक रहा है। आप देखो कभी कभी ऑप्शन में आपको CH3COOH नहीं देता है, क्या करता है देख लो, CH3COOH में 2 गो कार्बन है तो लिख देता है C2, देख लो टोटल यहाँ 3 गो, इधर 1 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन तो लिख देता है C2H4 और 2 गो ऑक्सीजन है तो लिख देता है O2, यानी कि C2H4O2 भी लिखा है, तो ये भी आपका विनेगर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साबुन एल्काइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है एस्टर, अरे इसी को तो एस्टरीफिकेशन कहते हैं, फिर बोल के एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेगा कि किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है? तो देखा जाए तो वर्षा जल से। साबुन निर्माण प्रक्रिया में सह उत्पाद बनता है, तो देखो साबुन का जो निर्माण होता है इसमें याद रखना ग्लिसरॉल बनता है या फिर ग्लिसरीन, जो भी ऑप्शन में मार दीजिएगा, तो साबुन के साथ जो सह उत्पाद बनता है वह ग्लिसरॉल बनता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन है तो देखना हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है और साथ ही साथ ये जल में अघुलनशील भी होता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है? तो जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस जो देता है, याद रखना कैल्शियम कार्बाइड देता है, यानी कि CaC2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये पूछे एसिटिलीन का IUPAC नामकरण है तो एसिटिलीन को हम लोग एथाइन बोलते हैं, याद रखना। और लास्ट प्रश्न है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड का मतलब होता है Al4C3, इसका जलीयकरण करोगे तो कौन सा गैस देगा? तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का जलीयकरण करोगे तो मीथेन गैस देगा, CH4 देगा, एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपको करा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और जो भी मैं सवाल पूछता हूँ वीडियो में जरूर जवाब दीजिएगा और मेरा वीडियो को 1 से 2 बार करके जरूर देखिएगा और होगा तो 2x2 का स्पीड में देखो ताकि जल्दी जल्दी आप लोग पार हो जाओ, वीडियो को पूरा देख पाओगे और एक वीडियो देखने के समय में 2 बार देख पाओगे, क्योंकि स्पीड देखोगे तो वो जल्दी खत्म ना होगा। ठीक है, और आपके लिए अच्छा हो, जितना देखोगे उतना अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।